दोस्तों, सवाल बहुत बड़ा है और इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनावों में नाको चने चबवा दिए थे, नाक जमीन पर रगड़ दी थी, क्या राष्ट्रपतीय चुनावों में भी ममता बनर्जी ये चमत्कार कर सकती हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और अगले महीने राष्ट्रपतीय चुनाव हैं। आज यानी 15 जून को ममता बनर्जी ने 17 विपक्ष के दलों से मुलाकात की। हालांकि पूरी सफलता हासिल नहीं हुई, मगर आप जानते हैं कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। आज की इस बैठक में 4 दल शामिल नहीं हुए। वो कौन से दल हैं, उनके कारण क्या है, हम आपको बाद में बताएंगे। मगर बड़ी खबर यह है कि विपक्ष ने फैसला किया है कि वो अपनी तरफ से एक साझा उम्मीदवार राष्ट्रपतीय चुनावों में उतारेंगे। क्योंकि अगर विपक्ष जीतती है, और मैं आपको आगे जाके बतलाने वाला हूं किन हालात में विपक्ष जीत सकती है। अगर विपक्ष जीत सकती है तो 2024 के चुनावों से पहले, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यह बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह अपने आप में इस वक्त असंभव दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह कि शरद पवार से कहा गया कि आप हमारे उम्मीदवार हों, मगर शरद पवार ने मना कर दिया। में 4 दल शामिल नहीं हुए। टीआरएस, के चंद्रशेखर राव की टीआरएस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अकाली दल जो है वो भी शामिल नहीं, और साथ ही बीजू जनता दल। बीजू जनता दल वो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जिसने इससे पहले कई अहम बिलों में मोदी सरकार का साथ दिया है। इसलिए विपक्ष के लिहाज से उन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह बात तय है कि आने वाले राष्ट्रपतीय चुनावों में बीजेडी भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा सकती है। मगर हम अगर पूरे विपक्ष की बात करें तो उनकी कुल संख्या है 51% वोट्स। और अगर हम एनडीए की बात करें यानी कि मोदी सरकार और उनसे जुड़े तमाम दलों की बात करें तो उनकी कुल संख्या है 48%। मगर वो 48% एक मुश्त वोट है, यानी कि पूरी तरह से कंसोलिडेटेड। विपक्ष इस वक्त बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ है। ममता बनर्जी की आज की कोशिशों का फायदा यह हुआ कि आज उनके मंच पर कांग्रेस भी आई और वामपंथी दल भी आए। जी हां, वामपंथी दल जिनसे 36 का आंकड़ा ममता बनर्जी के साथ चलता है, वो भी आज की बैठक में शरीक हुए। मगर टीआरएस शामिल नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुए। टीआरएस का कहना है कि हम किसी ऐसे मोर्चे पर नहीं जाना चाहते जहां कांग्रेस मौजूद हो, क्योंकि बकौल टीआरएस तेलंगाना के अंदर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर टीआरएस को हराना चाहती हैं। इसलिए के चंद्रशेखर राव में बेतहाशा नाराजगी है। किसको लेकर? कांग्रेस को लेकर। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं अपने एक्शन रूम में, और अपने एक्शन रूम में अपने क्रोमा सेट पर आपको बतलाऊंगा कि इस वक्त राष्ट्रपतीय चुनावों को लेकर हालात क्या है, ताजा स्थिति क्या है, और क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकती हैं इन चुनावों में। बहुत दिलचस्प आंकड़ा है दोस्तों, देखिएगा। तो आप ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपतीय चुनावों में किसका पलड़ा भारी है, कौन कितने पानी में है। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इन चुनावों में कौन वोट दे सकता हूं, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज तक के कबूल अहमद को, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में एक लिख लिखा है आज तक के वेबसाइट में। मैं उसी के कुछ अंश आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर कौन कौन वोट दे सकता है। राष्ट्रपति चुनावों में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 233 सांसद ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग है। ऐसे में कश्मीर कोटे की जो 4 राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों, वो खाली यहां पर बताई जा रही हैं, जिसके चलते 229 राज्यसभा सांसद ही राष्ट्रपति चुनावों में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के तमाम जो 543 सदस्य, 543 सदस्य इसमें शिरकत कर सकते हैं। और यही नहीं, इस देश में तमाम राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं हैं और उनके अपने अपने विधायक हैं, और उनकी कुल संख्या क्या है दोस्तों? 4033, 4033
एमएलएज, ये लोग भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। अब जो अगला सवाल खड़ा होता है कि जीतने के लिए कितने वोट्स की जरूरत है, और यही नहीं दोस्तों, हर वोट की अपनी कीमत होती है। यानी कि जो एक विधायक का वोट होता है और एक सांसद का वोट होता है, उन दोनों के वोट्स की अलग अलग कीमत होती है। तो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि जीतने के लिए कितने वोट्स की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या है 4809, कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों, और हर वोट की अलग अलग कीमत है, हर वोट की अलग अलग वैल्यू है। और अगर हम इनकी कुल वैल्यू देखें तो इसकी कुल वैल्यू क्या है? 10,86,431, और इनमें से जिसे आधे से ज्यादा वोट्स मिल गए वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है। जिस मोर्चे के उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट्स मिल गए वो ये चुनाव जीत जाता है। तो बुनियादी तौर पर दो मोर्चे हैं जो आमने सामने हैं, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ यूपीए। एनडीए के पास इस वक्त कितने परसेंटेज वोट्स हैं? 48% वोट्स हैं। और अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए के पास उससे आधे से कम यानी कि 23% वोट्स हैं। इसका मतलब यह मुकाबला किसी भी कीमत में बराबरी का नहीं है। मगर आप एक बात भूल गए, यहां पर फैक्टर आता है क्षेत्रीय दलों का। कौन कौन से क्षेत्रीय दल? ममता बनर्जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, टीआरएस, एमके स्टालिन की पार्टी, यानी कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, शिवसेना, बीजेडी, टीआरएस, ये तमाम जो हैं, जब ये शामिल हो जाते हैं यूपीए के साथ यानी कि कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ, तो इनकी संख्या हो जाती है 51%। जी हां, तब उनका सीधा मुकाबला एनडीए के साथ हो सकता है जिसके पास हैं 48% वोट्स, 48% वोट्स। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि एनडीए के साथ कौन कौन सी पार्टीज हैं और विपक्ष के साथ कौन कौन सी पार्टीज हैं। आपके स्क्रीन पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जेडीयू, एआईएडीएमके, अपना दल सोनेलाल, एलजेपी, एनपीपी, निषाद पार्टी, एनपीएफ, एमएनएफ, एआईएनआर कांग्रेस जैसे छोटे छोटे 20 दल शामिल हैं। इस तरह से एनडीए के पास 10,86,431 वोट्स में से उनके पास कुल कितने वोट्स हैं? 5,35,000 वोट्स, जो कि करीब 48% होता है। अब हम बात करते हैं विपक्ष की, यानी कि यूपीए प्लस क्षेत्रीय दल, इनके पास कितने वोट्स हैं? कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के पास अभी 2,59,892 वैल्यू वाले वोट हैं। इनमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी जैसे दल शामिल हैं। वहीं अन्य दलों के वोट को देखें तो 2,92,894 वोट हैं, जिनमें टीएमसी, समाजवादी पार्टी, वाईएसआर, बीजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टी शामिल हैं। और इन्हें मिलाया जाए तो यह हो जाता है 51%। अब मुकाबला किसके बीच में है? 51% वर्सेस 48%। विपक्ष का 51% बनाम एनडीए का 48%। मगर यह ना भूलें दोस्तों, एनडीए के पास 48% एक मुश्त वोट है जो कहीं नहीं बंटने वाला है। इस वक्त आपको दो चेहरों पर गौर करना पड़ेगा, एक है बीजू जनता दल और वाईएसआर। दोनों किसके साथ जा सकते हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लिहाजा वो इस वक्त किंग मेकर हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि मोदी सरकार को जब भी कुछ खास किस्म के बिल्स पारित करने होते थे तब यही पार्टियां जो हैं वो मोदी सरकार की मदद किया करती थी। तो एक तरफ जहां मोदी सरकार के पास 48% एक मुश्त वोट है, वहीं विपक्ष के पास 51% है, मगर पूरी तरह से बिखरा हुआ, जिससे आप समझ सकते हैं दोस्तों उनकी चुनौती कितनी मुश्किल है। मगर यह ना भूलें कि विपक्ष की अगुवाई कर रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने जो आज यानी 15 जून को यह बैठक बुलाई है, उसका मकसद यही था कि तमाम विपक्ष एक मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावेदार को चुनौती दें। और अगर ममता बनर्जी ये चमत्कार कर देती हैं तो आजाद भारत के इतिहास में जो कई राजनीतिक चमत्कार हुए हैं उनमें से एक ये होगा। मुझे लगता है ये संभव नहीं होगा, मगर इंतजार किया जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।